हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं इमरान खान, आपका स्वागत है एग्री बाई मनोज यूट्यूब चैनल पर। तो हम जेट जेआरएफ और आईसीआर के लिए कुछ नोट्स पढ़ेंगे और इन एग्ज़ाम्स के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उनमें सबसे पहले हमने टॉपिक लिए हैं बायोलॉजी के। तो हमारे पास ये एक चैप्टर है सेल, इसका कोशिका जीवन की इकाई का। तो सेल बायोलॉजी हम पढ़ेंगे। उसकी पहली यूनिट हमारे सामने है जो आपको दिखाई दे रही है। तो कोशिका जीव विज्ञान ये होती क्या है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिकाओं की संरचना के साथ साथ उनके निर्माण तथा कार्यों का अध्ययन किया जाता हो, उसी कोशिका जीव विज्ञान कहते हैं। या अपने इसको थोड़ा यूँ भी बोल सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जो कोशिका की संरचना, कार्य, वृद्धि व विकास से संबंधित हो, उसे सेल बायोलॉजी कहते हैं। परिभाषा दोनों ही मान्य होगी। अगला पॉइंट हमारे पास है कि कोशिका जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। तो यूं कह दिया जाए सरल भाषा में कि कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, यानी कोशिका नहीं तो कुछ भी नहीं। इस कारण जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत रूप से संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। तो अगला पॉइंट है कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की। इन्होंने मृत कोशिका को खोजा था। बिल्कुल इनके बारे में यूं कहा जाता है कि 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, अगर क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वे कौन सा सूक्ष्मदर्शी था, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी था जिसके द्वारा कोरक के पतले टुकड़े को जांचा गया। वो क्या था? कोरक स्पेनिश ओक की मृत छाल में इन्हें बड़े कोष्ठक दिखाई दिए थे। रॉबर्ट हुक ने इसे सेलुला कहा था और बाद में इसे कोशिका में रूपांतरित कर दिया गया। एक्चुअल में इसके बारे में यूँ भी कहा जाता है, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि इन्होंने जो कोशिका खोजी थी वो एक मृत कोशिका थी, यानी मृत कोशिका भित्ति थी। वास्तव में इन्होंने पादप कोशिका की मृत कोशिका भित्ति को देखा था। और एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी उठता है, मैं थोड़ा सा डिटेल में और बता देता हूँ कि इन्होंने अपनी जो खोज की थी वो माइक्रोग्राफिया पुस्तक में इन्होंने प्रकाशित किया था। तो आपको ये याद रखना है। अगला पॉइंट हमारे पास है कि जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहोक ने की थी। विर्चो ने बताया कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। कॉल नागेली ने बताया कि नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होती है। कोशिका सिद्धांत स्लाइडन व श्वान ने दिया था। जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन हेक्सन ने दिया था। तो ये बातें आपको याद रखनी है। आगे हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं कि एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने, हमने इसके बारे में ल्यूवेनहोक के बारे में हमने पढ़ा। तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक, ये पूरा नाम आपको याद रखना है। इसके द्वारा सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं को खोजा गया था। तो थोड़ा सा मैं डिटेल में बता दूं कि ल्यूवेनहोक ने सर्वप्रथम प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, आरबीसी और स्तनधारियों के शुक्राणुओं की खोज की थी। इन्होंने इन्हें एनिमलकुलस कहा था। तो आपको याद रखना है कि ल्यूवेनहोक ने क्या कहा था? एनिमलकुलस कहा था। एक चीज़ यूं भी आती है कि एन ग्रीव तथा मेलपिगी नामक वैज्ञानिकों के अनुसार पादप व जंतुओं में मिलने वाले कोशिका रूपी छोटे आधारभूत कणों को क्रमशः ब्लेडर व यूट्रिकुलस कहा जाता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं। अब आगे यूँ आता है कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो हम कह देंगे सर कोशिका तो दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो यहाँ पर हमें अंतर दिया गया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है और यूकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक शब्द जो है वो वॉन नील ने दिया था। आपको याद रखना है, थोड़ा डीपली मैं बता रहा हूँ कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक शब्द जो है वो वॉन नील ने दिया था। VONNEIL, वॉन नील ने दिया था।
और इसके विस्तार में अंतर है वो डॉटरी ने दिया था। तो आगे हम इसका अंतर देखते हैं कि इन कोशिकाओं में केंद्रक अल्प विकसित तथा अस्पष्ट होता है। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर हम पढ़ रहे हैं कि इनमें अंतर क्या होगा। तो पहला अंतर हमारे पास है कि इन कोशिकाओं में केंद्रक अल्प विकसित तथा अस्पष्ट होता है। तो यूकैरियोटिक में इसका उल्टा हो जाएगा, इनमें सुविकसित दोहरी झिल्ली युक्त केंद्रक उपस्थित होता है। अगला इसमें अंतर है, इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी और ईआर मतलब अंतर्पृथ्वी जालिका ये अनुपस्थित होते हैं, बल्कि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं। तो अगला अंतर है कि इनमें असूत्री विभाजन होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर अर्धसूत्री व समसूत्री विभाजन होता है। अगला अंतर इसमें है, इनमें 17 राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर 80 एस राइबोसोम पाए जाते हैं। इसका उदाहरण आपको दिया गया है माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, नीले हरे शैवाल जिन्हें कहते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया गया है कवक, शैवाल, मनुष्य, एनिमल सेल। चलिए अगला हम इसका टॉपिक देखते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका को कितने भागों में इन्होंने बांटा है। तो यूकैरियोटिक कोशिका जो है वो 2 भागों में बांटी गई है, कोशिका भित्ति और जीवद्रव्य। कोशिका भित्ति और जीवद्रव्य। तो जीवद्रव्य के बारे में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, एक झिल्ली युक्त कोशिकांग, झिल्ली रहित कोशिकांग और केंद्रक झिल्ली, इनके बारे में इनको बताया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन से होते हैं, एक झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन से होते हैं, झिल्ली रहित कोशिकांग कौन से होते हैं, केंद्रक झिल्ली कौन से होते हैं। ये आपको नाम इसमें दिए गए हैं, जिसमें पहला बता देता हूँ कि दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, ये आपको इसमें दिया गया है। और एकल झिल्ली में लाइसोसोम, ग्लाइसोसोम, प्रोक्सिसोम, सफेरोसोम, ये एक झिल्ली युक्त है। और झिल्ली रहित कोशिकांग इसमें दिया गया राइबोसोम, तारकाय और काइनेटोसोम। और केंद्रक झिल्ली में दिया गया केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका और गुणसूत्र। अब आगे टॉपिक दिया गया हमारे पास सेल वॉल, कोशिका भित्ति। चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि पादप और जंतुओं के बीच में सबसे बड़ा अंतर कौन सा पाया जाता है। हम थोड़ा सा हम डीपली चले जाते हैं तो हमें पता चलेगा कि पादप और जंतुओं के बीच में सबसे बड़ा अंतर ही होता है कि पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतुओं में नहीं पाई जाती। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। तो आपको याद रखना है कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की और हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। अगला है कि इसकी प्रकृति मर्त एवं पारगम्य होती है। ठीक है, आपको यह भी याद रखना है कि कोशिका भित्ति के मूल जो लक्षण हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, और वैसे हम थोड़ा डीपली पढ़ें तो देखें कि कोशिका भित्ति के बारे में क्या कहा जाता है, इसकी परिभाषा एक्चुअल में क्या दी जाती है कि पादप कोशिकाओं, कवक कोशिकाएं, इनके समूह के सदस्य की कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका का सबसे बाह्यतम कठोर लचीला सुरक्षात्मक आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है। यह कोशिका को विशिष्ट आकृति प्रदान करता है। आपको ये परिभाषा भी थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि पादप कोशिकाओं, कवक कोशिकाओं, प्रोटिस्टा आदि समूह के सदस्यों की कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका का सबसे बाह्यतम कठोर लचीला सुरक्षात्मक आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है। यह